हेलो एवरीवन। सो द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का, जो पार्ट ए और बी जो आपकी दो किताबें हैं उनमें से पार्ट ए का है ये। ठीक है। इसका पहले हम जानेंगे, अभी तक हमने 9 चैप्टर जो है कवर कर चुका हूँ मैं, वीडियो अपलोड मैंने ऑलरेडी कर रखी है, अच्छा सा समझा रखा है, एग्जाम से पहले देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसका मतलब क्या होता है। क्या इसमें हम पूरी फिलोसफी पढ़ेंगे कि भैया संविधान क्या है ना, इसकी क्या फ़िलोसफी रही है। संविधान हमें पता है क्या है, लेकिन इसकी फ़िलोसफी क्या रही है ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है। अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि क्या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है इसका। फॉर एग्जांपल जो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं कि ये राइट्स हो गया, सिटीजनशिप हो गया, माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके ट्रू सेंस में क्या मीनिंग है इनका। ठीक है। हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारे फ्रेम वर्कर्स थे, जो हमारा संविधान बनाते हैं, किसी का भी जो संविधान बनाते हैं किसी भी देश का, फ्रेम वर्कर्स जो होते हैं, तो मतलब वो क्या सोच कर बनाते हैं, एक विज़न रखते हैं कि भाई एक आगे चल के समाज कैसे रहेगा एक स्टेट के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो नोट्स हैं बहुत इजी नोट्स बना रखे हैं, आप पढ़ोगे एक बार तो आपको सब याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। हमारा फाइनल पॉइंट ये है, आवर फाइनल पॉइंट इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड इन अ कंजंक्शन विद द कंस्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड रेज द हायर थ्योरेटिकल प्लेन। क्या कह रहा है कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट्स हुई थी उस समय जो संविधान बनने के लिए, तो वो हर तरह की जो चीज़ें थी, मतलब कि भैया एक समाज जो है कैसे, अपना भारतीय समाज जो है उसके अंदर जितनी भी आपका जो थी बुराइयां थी, या फिर जो भी एक जो हमारा समाज है एकता में रह सकता है, वो सबको करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई थी, इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी ये जो मेंबर्स थे जो हमारे बिहाफ पर वहाँ बहस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बिफोर द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो यही सब जो है कोर वैल्यूज़ इन्होंने जो है कोर वैल्यू और कोर चीज़ों पर इन्होंने बहस करी, और जो है चीज़ें निकल कर आई, है ना, कि भैया इतना बड़ा डाइवर्सिफाई इंडिया है और हर ट्रेडिशन अलग है, रिचुअल्स अलग हैं, तो इनको एक उसमें कैसे रखा जाए। अब फिर तो ये सब बहस हुई थी और उसके बाद ये वैल्यूज़ जो हैं बाहर निकल कर आई थी। अब फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वैल्यू इज़ इनकम्प्लीट डिटेल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला आया और संविधान लिख गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ है ना, कि भैया हर चीज़ का जस्टिफिकेशन निकला है। अगर किसी बंदे अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो उसका भी जस्टिफिकेशन निकला है। व्हेन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चूज टू गाइड इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स बाय सेट ऑफ द वैल्यू देयर मस्ट बी हैव बीन कोरोस्पोंडिंग सेट ऑफ रीजंस। क्या कह रहा है कि भैया जब हमारा ये जो सोसाइटी और पॉलिटी को देखते हुए, मतलब ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हमारे जो फ्रेमर्स थे ना, उन इन लोगों ने क्या करा था, एक सेट ऑफ रीज़न, हर एक आर्टिकल का, हर एक चीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था उसका एक सेट ऑफ रीज़न था। ये नहीं कि मनमानी से डाल दिया, कुछ मनमानी से नहीं था, हर चीज़ का एक रीज़न था, एक कारण था, है ना। मैनी ऑफ देम तो मे नॉट हैव बीन फुली एक्सप्लेन, कई ऐसी चीज़ें थी जो कि फुली एक्सप्लेन नहीं थी, और वो आज तक एक्सप्लेन होती आ रही हैं बाय द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और द पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स होती हैं उसमें। ठीक है। वाई इट इज़ नीड, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड नॉट ओनली टू फाइंड आउट द मोरल कंटेंट एक्सप्रेस्ड, मतलब क्या कह रहा है कि मोरल कंटेंट की ही वो बात नहीं है कि भाई हाँ भाई मोरल क्या कहना चाहता था कि भैया एकता में रहे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा इवेल्यूट क्लेम्स बट पॉसिबली टू यूज़ द आर्बिट्रेट बिटवीन द वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैनी कोर वैल्यूज इन अवर। कुल मिला के ये जो घुमा फिरा के इन्होंने इंग्लिश लिख रखी है, मेरी हिंदी सुन लो, आप उसको बना के लिखे आना। क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल फिलोसफी की अप्रोच क्या रही थी हमारी, कि सिर्फ और सिर्फ मोरल कंटेंट नहीं देखा गया था, साथ ये भी देखा गया था कि भाई जो हमारी कोर वैल्यू है ना, उनको इंटरप्रिटेट करके क्या जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों को संविधान में डाला गया वो जो जस्टिफिकेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर तरीके से अच्छे से हमारे संविधान में वर्ड्स को जो डाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स, देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी एक कैपिटलिस्ट विचारधारा वाला डेमोक्रेटिक नेशन चल रहा है, नहीं, या फिर एक सोशलिस्ट ही चल रहा है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारा मिला जुला है और बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक है। ठीक है। सब कुल मिला के समाज में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जा सकता था, ऐसा पीसफुली डेमोक्रेटिशन जो है हमारा लाने का पर्पस था फ्रेमर्स का। मोर ओवर, ठीक है, कोलोनाइज पीपल कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस एंड एम्बॉडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज टू पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे एक कोलोनाइज पीपल थे, जो अधिकतम आपको पता है कि गुलामी से निकल कर आए थे लोग, तो उनको पहले पॉलिटिकली खुद को उन्हें बताना था कि नहीं, तुम्हारे पास पावर है इस सत्ता को चलाने की, इस देश को चलाने की। ठीक है। मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी बनाई इस डेमोक्रेसी जैसी राइट्स को देकर।
अपने इस देश के अंदर, ठीक है, हर एक इंडियन को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइन टू ब्रेक द सैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज एंड यूजर्स इन न्यू एरा ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था, आपको पता है कि भाई समाज में जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं ऐसा नहीं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उस ये हमने नया एरा देखा जिसमें हमें फ्रीडम इक्वालिटी और जस्टिस मिला। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिटेड, ये कोई एक लिमिटेड लोगों को ही नहीं दे रहा था पावर वगैरह या फिर जो भी राइट्स थे, है ना, बट एम्पावर टू दोज हु ट्रेडिशनली हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट। मतलब जो वंचित थे किसी भी तरीके, ट्रेडिशनली मतलब भाई पीछे से चलता आ रहा था कि नहीं नहीं ये चीज़ तो यहाँ का पानी ये नहीं पी सकता या वहाँ पर वो नहीं नहा सकता। ऐसी जो ट्रेडिशनली चीज़ें आ रही थी ना, जो मतलब कुछ बेसिक्स राइट्स थे उनके वो भी हनन हो रखे थे ऑन द बेस ऑफ ट्रेडिशन। तो ये चीज़ जो वंचित थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए भी था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वर्नरेबल पीपल टू पावर टू अचीव द कलेक्टिव गुड। क्या कह रहा है कि कोई भी जो है जो मान लो कि कोई आदिवासी है, मूल निवासी है, जो भी है, अगर कोई ट्राइब से भी आ रहा है तो वो भी अचीव कर सकता है पावर को कलेक्टिव गुड के साथ, ठीक है। ग्रेट एग्जांपल हम आज हमारे पास अगर एक एग्जांपल है तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो क्या हैं, वो एक ट्राइबल निवास से आती हैं, उड़ीसा, और शायद हमारी फर्स्ट ट्राइबल जो हैं वुमेन जो हैं सबसे उच्च पद पर बैठी हैं, सर्वोच्च पद पर बैठी हैं भारत की। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पॉलिटिकल फिलोसफी रही थी? इट हार्ड टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल फिलोसफी इन वन वर्ड, ठीक है। इट रेसिस्ट एनी सिंगल लेवल बिकॉज इट रेगुलर डेमोक्रेटिक इगैलिटन। क्या कह रहा है कि हमारा जो पॉलिटिकल फिलोसफी है बहुत मुश्किल है एक शब्द में बोलना है, क्योंकि इसमें क्या है, लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, एगैलिटेरियन है, सेकुलर एंड फेडरल, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज, सेंसिटिव नीड ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है। उसके बाद एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी देता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन या इंडिया, ठीक है। जो लोगों को मिली हुई है वो इंडियन पीपल कहलाते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ अ कमिटेड टू फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड सम form of national unity, but underneath all this there is a clear emphasis on peace and democratic measure for putting this philosophy into the practice। अब इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें क्या, तो फर्स्ट पॉइंट नोट टू कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमिट करता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी है ना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21, फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, क्या ये इंडिविजुअल फ्रीडम ही तो है। रिमेंबर राम मोहन रॉय प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कल्टरमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, है ना। तो ये कुछ बातें जो दी गई हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयर फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि भैया अब जो है हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंटीग्रल पार्ट है, ये पहले से भी चलता आ रहा है। सो इज़ दिस अ फ्रीडम ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट, द इनफेमस रोल एक्ट विच इज़ द नेशनल मूवमेंट अपोज द वेमहेल्ट्री साउथ डैनी द बेसिक फ्रीडम। रोल एक्ट क्या था जिसमें भाई बेसिक फ्रीडम जो है बंदा मतलब हमारे स्वतंत्र सेनानी थे वो कुछ बोल रहे थे तो उनको पकड़ लिया जा रहा था और रोल एक्ट के तहत अंदर डाल दिया जा रहा था भाई। तो ये जो सब चीज़ें थी हो रही थी। अब ये जो है हमारी ये जो आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई थी ना, वो शुरू से चलती आ रही थी, इवन दो कि आज़ादी से पहले की है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने सोचा नहीं नहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं, ये सब चीज़ों का जस्टिफिकेशन दिया गया है। सोशल जस्टिस जो है क्लासिकल लिबरलिज्म की भाई हमेशा उदारवादी जो है क्लासिकल उदारवादी रहेगी, आर ऑलवेज प्रिवेज राइट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द डिमांड ऑफ द सोशल जस्टिस की। भैया जो समाज की जो डिमांड है न्याय के लिए, वो जो है वो हमेशा एक इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ कैपिटलिस्ट लोग हैं या फिर कोई अमीर लोग हैं, कुछ समुदाय, कुछ कम संख्या वाले समुदाय के जो कि हावी हैं बड़े समुदाय पर, तो उन्हीं की चलेगी, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है। यही लाइन बोल रहा है कि द लिबरलिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर फ्रॉम द वर्जन इन टू वेज। दो वे में जो है लिबरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। जैसे पहला तो ये कि इट वाज ऑलवेज लिंक टू द सोशल जस्टिस, कि भैया हर एक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द SC ST, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आज़ादी से पहले हम SC ST को एक क्या कहते हैं ना, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, और जो है जो मतलब अपर कास्ट हैं उनके द्वारा ये जो है डिप्राइव्ड हुए बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हमारा समाज देखो रिजर्वेशन जैसी चीज़ जो आज जिसे हम एक तरह से मजाक के रूप में बनाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब ही होता है कि अपलिफ्टिंग द दो सोसाइटीज़ दो हुज आर डिप्राइव फ्रॉम द बेसिक राइट इवन, ठीक है।
तो ये चीज़ है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट द मेयर ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू इक्वालिटी वॉज नॉट इनफ टू ओवरकम ओल्ड एज injustice suffered by these group or to real meaning to their right to vote, ठीक है। इवन तो कि अगर हम उन्हें राइट टू वोट दे देते हैं, लेकिन अगर रिजर्वेशन जैसी चीज़ नहीं देंगे, अपलिफ्टिंग नहीं होगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसको राइट टू वोट का भी, है ना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेजर वर रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें डाली गई जो कि इनके इंटरेस्ट के लिए जो है रिक्वायर थी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ SC ST such as the reservation of seats in legislature. The constitution also made it possible for the government to reserve the public sector job for these groups, है ना। रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, नॉट ओनली दीज ST ST, इवन तो कि जो डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक बेस पे हो गए, चाहे माइनॉरिटीज़ राइट हो गई, उनको भी हमने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेज इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़, दिस वॉज नॉट ईजी our country first because community do not always have a relationship of equality that tend have the higher regular। जैसा कि हमें पता है कि हिंदू मुसलमान का कितना दंगा हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि भाई मुसलमानों को इस देश में राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, है ना। जिस तरह से हेट बढ़ता जा रहा था कि भाई इन जो माइनॉरिटीज़ ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस हैं वो उनको राइट्स नहीं मिलेंगे देश में, नहीं। हमारे फ्रेमर्स ने हर चीज़ को एक तरफ रखा, डिस्क्रिमिनेशन को एक तरफ रखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेकंड चीज़ की व्हेन दीज कम्युनिटीज़ टू सी ईच अदर एज इक्वल दे ऑल्सो टेंड बिकम अ राइवल। इन द केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ इट वॉज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर नो वन कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डोमिनेट। क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो संविधान के आर्टिकल्स कुछ ऐसे दे रखे हैं ना, जैसे आर्टिकल 29 हो गया, 30 हो गया, 27 28 हो गया, 25 से 28 यही बोल रहा है रिलीजियस राइट्स वगैरह। तो ये क्या है, ये इसीलिए लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आज जो पाकिस्तान में हाल हो रहा है कि भाई एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट कर रही है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि भाई जो है हिंदू जो है मुसलमान पे डोमिनेट कर रहा है, मुसलमान जो है हिंदू डोमिनेट कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक कम्युनिटी को अपना अपना अधिकार है, वो अपने उस अधिकारों को संविधान अनुसार जो है यूज़ कर रहा है, ठीक है। वन सच राइट इज़ राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू स्टेब्लिश रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर कोई भी कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी अपना अपना रिलीजियस को स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना चाहती है अपने पैसों से, अपने मर्जी से, फ्री है भाई, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। सच इंस्टीट्यूशन में रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इवन तो कि मनी जो है सरकार देगी, फंड करेगी कि भाई लो बढ़ाओ अपना रिलीजियस जो भी है, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, है ना। दिस प्रोविजन शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सी रिलीजन मेयरली एज प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडियन इंडिविजुअल। मैं क्यों कह रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सब, अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, इन सब का मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारे साथ के आज़ादी के देश हैं, है ना। इवन पाकिस्तान हम तो हमारे बिल्कुल एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, हम सबको पता है ना। क्या है, क्या पाकिस्तान बने ही इन द पाकिस्तान का संविधान अगर हम देखें तो, या फिर नाम ही देखें तो, बनी इसलिए है कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऐसे करके है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन ऐसा हमारे जो फ्रेमर्स थे, हमारे फ्रेमर्स महान थे, जिन्होंने कोई भी रिलीजियस बेस पे नहीं बनाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नहीं हिंदू रिपब्लिक ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति हर तरह का डाइवर्सिफाई रिलीजियस था, कम्युनिटी थी, ट्राइब्स थी, है ना, लिंग्विस्टिक बेस पे माइनॉरिटीज़ थी, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कोड बनाया गया था जिसको हम सबको फॉलो करना है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि द टर्म सेकुलर वॉज नॉट इनिशियली मैंशन। बोलते हैं कि सेकुलर जो वर्ड है वो इनिशियली मेंशन नहीं था, ऐसी बात नहीं है। प्रियम्बल में इनिशियली मेंशन नहीं था, 42 अमेंडमेंट के बाद आया था, पर हमारा अंदर की तरफ तो सेकुलर वर्ड था ही। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ही सेकुलर है ना। द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ द सेकुलरिज्म मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेट। क्या कह रहा है कि भाई किसी भी तरह का रिलीजन का जो भी चीज़ है वो स्टेट से एकदम एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिटीजनशिप राइट ऑफ द इंडिविजुअल, वही चीज़ हमारे में फॉलो होती है। द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स द बोथ रिलीजन एंड स्टेट मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर। ऐसे नहीं कि भाई कोई राज्य या स्टेट है, उसका कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है तो बिफोर द डिसीजन दे क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट देख रहा है कि अरे भैया इस रिलीजन का तो वो नहीं हो रहा ना, ऐसा इंटरेस्ट देख रहा है ना भाई। अगर देश के हित में है वो, और रिलीजन का हो या ना हो भाई,
तेरे से पूछा नहीं जाएगा, स्टेट के हित में है तो वो हो जाएगा, कोई भी कानून आएगा तो, ठीक है। स्टेट मस्ट स्टे अवे द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, द स्टेट मस्ट नॉट इंटरवीन द डोमेन ऑफ रिलीजन, कि भैया एक ऐसा कोई स्टेट काम ना करे कि भैया एक रिलीजन मेजोरिटी रिलीजन माइनॉरिटीज़ पे जो है डोमिनेट करे, नहीं। रिलीजन लाइक वाइज शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द स्टेट, है ना। नाजी का देश नहीं है ये, हमें पता है, ये गांधी का देश है। इन दिस अदर वर्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दैट रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, ठीक है। राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी सच एज द राइट टू स्टेब्लिश मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो मैंने ऊपर पढ़ा वही चीज़ बता रहा है कि कैसे रिलीजियस ग्रुप्स को पे भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के या मेंटेन करने के राइट्स हैं अपने, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। जब हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे अधिकार है, कि नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति को जो है धर्म मानना है अपनी मर्जी से जो मान सकता है, नहीं। अगर वो कम्युनिटी में आकर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी पावर देता है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द स्टेट ऑफ पावर ऑफ इंटरवीन, द स्टेट सिंपली हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है। द स्टेट कुड ऑल्सो हेल्प द रिलीजियस कम्युनिटी। अच्छा, अफेयर में अगर मान लो हेल्प भी कर सकते हैं, अपना पावर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो किस चीज़ में? ऐसा नहीं कि ओप्रेस्ट करने में, सप्रेस्ट करने में, नहीं। वो कर सकता है उसको बढ़ाने में, हेल्प करने में। अगर फंड की ज़रूरत है तो ज़रूर वो एड प्रोवाइड कर सकता है स्टेट, है ना। प्रोसीजरल अचीवमेंट अपने क्या अचीव कर रखा है प्रोसीजरल के मामले में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द फेथ इन पॉलिटिकल डेवलेशन, ठीक है, डिलेबरेशन। वी नो दैट द मैनी ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट वर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट द डिबेट इन द असेंबली एम्प्लाइज सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू बी द इंक्लूसिव इन देयर अप्रोच एज पॉसिबल। बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिख के समझ लो क्या कहना है, कि बहस के समय जब हमारे असेंबली के टाइम क्या होता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये नहीं देखा कि जो है पर्टिकुलर एक ग्रुप का ही इंटरेस्ट देखा गया, नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स थे, सबका जो है सबका फेथ को पॉलिटिकली रिफ्लेक्ट करा गया था, कि ताकि उनकी जो है आवाज़ जो है बन सके और आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। दिस ओपन एंडेड द अप्रोच इंडिकेट विल ए विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस इन द शो टू जस्टिफाई आउटकम बाय द रेफरेंस नॉट टू सेल्फ इंटरेस्ट बाय बट टू रीजंस, है ना। इट ऑल्सो शो विलिंगनेस टू द रिकॉग्निज क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट्स। Second, it reflect the spirit of the compromise and accommodation. These words compromise and accommodation should not always be seen with the disapprovals. Not all the compromises are bad, है ना। क्रिटिज्म अगर देखो अगर हुआ है तो ओबियस है, कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी अच्छी चीज़ आ रही है तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। और कोई भी अच्छी चीज़, बुरी चीज़ आ रही है तो उसका भी क्रिटिसिज्म होता है, अच्छी चीज़ आ रही है तो उसका भी क्रिटिसिज्म होता है। दुनिया में कोई चीज़ बंदा आया है तो उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ ही हुआ है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सब्जेक्टेड टू द मैनी क्रिटिसिज्म ऑफ विच मैंने 3 की बात करी है, ठीक है। द क्रिटिसिज्म दैट इट्स अनवाइडली इज बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री मस्ट बी फाउंड ऑन वन कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, कि भैया एक इतना बड़ा जो देश है वो कैसे एक डॉक्यूमेंट से चल सकता है। पहला तो यही, द फैक्ट इज कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी identified with a compact document with the other written document with the constitutional status, है ना। कि in the case of India many such detailed practices and statement are included in one single, कि भैया एक देश जिसमें कई तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं या फिर स्टेटमेंट्स होती रहती है दिन पर दिन, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस हैं, वो एक डॉक्यूमेंट में कैसे है, या कैसे वो जो है बड़े लेवल पे होने के बाद भी मान लो हो रही है तो वो कैसे चला सकता है। बहुत से क्वेश्चन उठते थे उस समय। दूसरा ये कि वी मस्ट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, वन माइट बी द कोल्ड वॉइस एंड द अदर द ओपिनियंस, है ना। द वॉइस कंपोनेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, पीपल मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन देयर ओन लैंग्वेज और वॉइस, की भैया लोगों का जो हमने भाषा लिखी, मान लो इंग्लिश में लिखी थी, तो लोगों को समझना भी तो आना चाहिए कि भैया क्या, जो हमारे एक तो इतनी अलग अलग भाषा है ना, उसके बाद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई एक्चुअल में लोग क्या कह रहा है। तो ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है क्या क्रिटिसाइज हुआ था ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। वी लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस डायमेंशन इट नीडेड अनरिप्रेजेंटेटिव बिकॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चूजन बाय द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी नोट बाय द यूनिवर्सल सफरेज। एट द टाइम जब हमारा संविधान बन रहा था, ये उन लोगों से चुन के नहीं आए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे, जो अभी हम देखते हैं यूनिवर्सल सफरेज में, मतलब जो हम 18 के बाद वोट देते हैं ना, और वो अपने लीडर्स चुनते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया के, या जो भी हमारी आवाज़ उठा रहा है। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। उस समय जो भैया रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी से जो लोग थे चूजन गए थे, कि भैया अंग्रेजों ने जिनसे प्रोविंसेस ले रखे थे हमारे हैं, उनको बैठा दिया था कि लो जाओ बैठो, और उनके जो लीडरशिप में कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे उन्होंने जो चलाया। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे थे, ना कि चूजन वन बैठे थे। चूजन वन थे लेकिन बहुत कम थे।
However, if we examine the other dimension, we may not find the altogether lacking in the representativeness. अगर हम देखें कि भैया जो उन्होंने डिसीजन ले, नहीं, उनके डिसीजन भी बहुत सही थे, अपने उस समय के बहुत आगे थे अपने देश के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वहाँ पे खड़े हुए थे, जो मतलब चूजन बाय नहीं थे हमारे साथ, जो कहते हैं ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव चुना था, वो हमारी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, या फिर उस समय नहीं उठा पाए थे, तो भैया उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत सही काम करा था, है ना। यही मैं यहाँ पे ये कह रहा है, सिंपल में समझो, ठीक है। द क्लेम दैट ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ ओपिनियन वाज रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइफल एग्जेजरेटेड बट मे हैव समथिंग टू इट। इफ वी रीड द डिबेट्स दैट टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द वास्ट रेंज ऑफ इशूज एंड ओपिनियंस। अगर हम डिबेट्स को देखें, जो प्रीवियस अगर हम डिबेट्स उठा के रखें, या बुक में जो लिखी हुई हैं डिबेट्स वगैरह, जिन जिन मुद्दों पर बात हुई थी, तो वो वास्ट रेंज ऑफ इशूज़ और ओपिनियंस की बात करी गई थी, है ना। मेंबर रेज मैटर नॉट ओनली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सोशल कंसर्न बट बेस्ड ऑन द परसिव्ड इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न वेरी सोशल सेक्शन एज वेल एज। कि ऐसा नहीं कि किसी अपने जो बंदा किसी कम्युनिटी से आया तो उसने अपने अपने इंटरेस्ट की बात नहीं, भाई वेरियस सोशल सेक्शंस जो थे उनकी भी कंसर्न को लेकर बात करी गई थी, इश्यूज़ को लेकर बात करी गई थी, है ना। ये है थर्ड क्रिटिसिज्म, इट एलिज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ इंटायरली एलियन डॉक्यूमेंट बोरोड आर्टिकल। एलियन मतलब कि बाहर देश से कुछ जो है चल रहा था, बाहर देश का संविधान, वहाँ से हमने पूरा उठा लिया, नहीं ऐसा नहीं था। बोरोड आर्टिकल बाय द आर्टिकल फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिट्स अनईजली विद द कल्चरल एथोस ऑफ द इंडियन पीपल। कि भैया इंडियन पीपल पे क्या ये जो बाहर के जो उठा लिया था, क्या ये बैठ रहे या नहीं बैठ रहे, पुट कर दिया एकदम डायरेक्ट कि बन गया, हाँ लो ये संविधान तुम्हारे लिए बना के छोड़ दिया। तो ये जितने आपको पता है कि हमारे संविधान के आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स या जो भी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं वो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरे देश के वेस्टर्न देश से के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, तो वो क्या हमारे टर्म में बैठ रहे थे नहीं बैठ रहे, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इटसेल्फ देयर वाज सम वॉइसेस दैट इको दिस कंसर्न्स। कुछ इवन रिप्रेजेंटेटिव ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को भी लेकर बोला था। द लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लिमिटेशन है, चलो जानते हैं। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी। पहला तो यही कि लिमिटेशन कि भैया कुछ भी हो जाए, जो हमारा संविधान है वो एक केंद्रीय आइडिया है, किसका, राष्ट्रीय एकता का, ठीक है। सेकंड की इट अपीयर हैव क्लोज्ड ओवर सम इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द जेंडर जस्टिस पर्टिकुलर विद इन द फैमिली, ठीक है। थर्ड, इट इज़ नॉट क्लियर वाइज पुअर डेवलपिंग कंट्री सर्टेन बेसिक सोशो इकोनॉमिक्स राइट वर रेलीगेटेड टू द सेक्शन ऑन द डीपी आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल रादर देन मेड एन इंटीग्रल फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। कि भैया मोस्टली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनके अगर देखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं इसकी, भैया अच्छा ये एक जो है फॉर एग्जांपल हमारा जैसे डीपीएसपी दिया गया है कि भाई समाज के कल्याण के लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए स्टेट द्वारा, है ना। लेकिन इसको फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट जो है आपको पता है कि भाई इम्पोज्ड है, वो करने ही फॉलो करना ही करना है स्टेट को, है ना। स्टेट्स की जितनी भी बॉडियाँ गवर्नमेंट को वो चीज़ अप्लाइड करना ही करना है, लेकिन डीपीएसपी नहीं। क्योंकि क्यों था ये एक सवाल उठा था, लिमिटेशन क्यों लगाई गई, ये तो एक तरह से सवाल उठा था यहीं पे, ठीक है। यहीं पे हमारा जो है लिमिटेशन भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा शॉर्ट में समझाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं रहे होगे। और ये जो मैं है आप इसको पढ़ लो, बिल्कुल जो है पेपर में सेम उतार दो, अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। रात ज़्यादा हो गई है तो मैं अब सोने भी जाऊँगा, हाँ 12 बजने वाला है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं अभी पॉलिटिकल थ्योरी का जितने भी चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस का ही जो आपका पार्ट भी है उस पर भी बनाने वाला हूँ सारे चैप्टर्स पे।